राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कुछ बर्निंग इश्यूज के ऊपर। रणदीप जी, जिस तरह से आपने शराब तस्करी के मामले में कवर अप करने की बात सरकार के द्वारा कही है, क्या कारण है? क्या आपके पास इस मामले में तथ्य हैं? खट्टर सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार हर मामले पर पर्दा डालने, लीपापोती करने का प्रयास करती है। सबसे ताजा उदाहरण हरियाणा का शराब घोटाला है। 24 मार्च की रात या 25 मार्च को सुबह 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा हुई। लॉकडाउन के बावजूद खट्टर साहब ने और उनकी सरकार ने शराब की नदियां बहाने के लिए शराब के ठेके खुले रखे। पंजाब केसरी और दूसरे टेलीविजन चैनल्स ने जब यह आवाज उठाई और विपक्ष ने, तो आखिर में 4 या 5 दिन के बाद यह फैसला हुआ कि ठेके भी पूरे हरियाणा की तरह बंद रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? बंद ठेकों में जब प्रतिबंध था कानूनी, तो उसके बावजूद शराब को नाजायज तरीके से औने पौने दाम के अंदर पूरे हरियाणा में तस्करी करके बेचा गया। खुला नंगा नाच शराब माफिया ने किया। शराब की तस्करी हुई, ठेकों से शराब निकाली गई और लोगों को 5-5, 10-10 गुना दाम में बेची गई और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की कमाई हुई। जब पूरा मामला हमने उठाया तो फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी का एक एसपी के तहत गठन हुआ। याद करिए धरनी साहब, 10 मई 2020 को ये एसआईटी सोनीपत के एक सरकारी गोदाम में छापामारी कर सरकारी गोदाम की दीवार तोड़ शराब चोरी करने की शराब माफिया द्वारा नाम चिन्हित करके पकड़ती है। उस शराब माफिया के तार सीधे हरियाणा के सचिवालय में बैठे लोगों के, सरकार में बैठे लोगों से जुड़े प्रथम दृष्टि से नजर आते हैं। 10 मई की रात को ही खट्टर साहब उस एसआईटी को खारिज कर देते हैं और 11 मई को स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन करते हैं और वादा करते हैं कि 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। यह भी सामने आता है कि एससीटी को ना मुकदमा दर्ज करने का अख्तियार, ना रिकॉर्ड खंगालने का अख्तियार, ना रिकॉर्ड मंगाने का अख्तियार, ना किसी का बयान दर्ज करने का अख्तियार, ना एफआईआर दर्ज करने का अख्तियार, कोई अख्तियार ही नहीं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वादा करते हैं। आज जून का माह खत्म हो गया। 11 मई के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी थी मुख्यमंत्री के वादे के अनुरूप। अब एससीटी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहती है कि एससीटी तो बेबस है, लाचार है, पंगु है, क्योंकि उन्हें तो एक कागज भी एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने दिखाया ही नहीं। और यही नहीं, जो इनसाइड डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड चेकिंग है एक्साइज टैक्सेशन विभाग की और डिप्टी कमिश्नर की कमेटी, अब उसकी रिपोर्ट ने क्या बताया कि शराबबंदी के 2.5 महीने 2 महीने के अंदर 1 करोड़ बोतल की शॉर्टेज पाई गई। यानी 1 करोड़ बोतल ठेके बंद होते हुए भी चोरी से, तस्करी से निकालकर वो हरियाणा के लोगों को औने पौने दामों में बेच दी गई। इससे बड़ा अपराध आप बताइए क्या हो सकता है? और यही नहीं, 19,10,000 शराब की बोतलें, बियर की बोतलें वो पाई गई जिनको कभी डिस्टिलरी से टैक्स देकर निकाला ही नहीं गया। इसे 2 नंबर की शराब कहते हैं। यानी सरकार के राजस्व को चूना लगाओ और डिस्टिलरी से ट्रक के ट्रक निकालो। 19,10,000 तो पकड़ी गई हैं। कितने करोड़ बेच दी गई ये किसको मालूम है? ये शराब घोटाले पर खट्टर साहब पर्दा क्यों डाल रहे हैं, लीपापोती क्यों कर रहे हैं? वो शराब माफिया के साथ खड़े हैं या फिर उन्हें सजा देने वाले कानून के साथ? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सुरजेवाला जी, जो अगर एसआईटी है और एससीटी है, इनकी वर्किंग में तो आपने फर्क बताया कि क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, लेकिन एसआईटी गठन ना होने का राजनीतिक कारण क्या मानते हैं? राजनीतिक कारण बड़ा सीधा है। मैं पंजाब केसरी को याद दिलाऊं और आप लगातार ये बात दिखाते हैं। खट्टर साहब के समय में सबसे पहले तो आरक्षण के दंगे हुए। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई, आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया। क्या इसलिए नहीं किया
कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का जो सफाई है वो सामने आ जाती। धान घोटाला पार्ट 1 हुआ, सैकड़ों करोड़ का किसानों को चूना लगा, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। धान घोटाला पार्ट 2 हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। हमारे अनुसूचित जाति के एससी समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 13 से 14 बार पेपर लीक हुए, पेपर रंगे हाथों बेचते पकड़े गए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट या सजा किसी को नहीं मिली। यही हाल शराब माफिया के शराब घोटाले का है, क्योंकि खट्टर सरकार हर मामले पर, हर घोटाले पर लीपापोती कर उसको बर्फ के अंदर लगा देती है, जैसा हरियाणा में कहते हैं। रणदीप जी, जो चीन और भारत की सीमा पर विवाद चल रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं और उसका समाधान क्या आपके ध्यान में है, बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, मीडिया इंचार्ज के रूप में? चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, एक जगह नहीं, 4 जगह। परंतु देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना तो किसी ने हमारी सरजमी में घुसपैठ की, ना कोई हमारी सरजमी पर है और ना हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ। मोदी जी चीन की मदद कर रहे हैं या भारत के साथ खड़े हैं? और वो चीन से इतना खौफ क्यों खाते हैं? पूरा देश जानता है कि गलवान घाटी में, जिस पर भारत का सदैव अधिकार रहा है 1962 से आज तक, अब चीन ने उस पर अपना नाजायज तरीके से जबरन हक जताया और उस पर कब्जा किया। अगर किसी ने हमारे यहां घुसपैठ की ही नहीं तो कर्नल बी संतोष बाबू सहित 16 बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक वीर गति को कैसे प्राप्त हुए? पूरा देश जानता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेंगोंग सो लेक के ऊपर चीन ने हेलीपैड बना, बंकर बना, बोट पैड्स बना, सीधे सीधे हमारी सरजमी को हथिया लिया है, हड़प लिया है। परंतु मोदी जी इस बात से नकार रहे हैं। पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट इमेजरी, हमारे फौज के आर्मी जर्नल्स के बयान, वो जनरल डीएस हुड्डा हो, वो जनरल पनाग हो, जनरल मेनन हो, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक हो, सबने कहा कि चीन ने हमारी गलवान घाटी, पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स पर कब्जा कर रखा है, पर मोदी जी नहीं मानते। और अब ताजा दुस्साहस में डेप्सांग प्लेन्स, वाई जंक्शन तक चीन ने कब्जा कर लिया। 18 किलोमीटर एलईसी के इस पार हमारा हिस्सा है, पर मोदी जी कुछ कहने को तैयार नहीं। चीन से देश, इतना मजबूत देश भारत जैसा, दुनिया का विश्वगुरु देश भारत जैसा, और प्रधानमंत्री इतने कमजोर कि चीन का नाम तक मन की बात में लेने से डरते हैं। हम केवल प्रधानमंत्री जी को यह कहेंगे और भाजपाइयों को, आंख में आंख मिलाकर चीन से बात करिए और भारत की सरजमी पर चीनी घुसपैठ को पीछे धकेलिए। यही असली राष्ट्रभक्ति है। रणदीप जी, जिस प्रकार से नेपाल आंखें दिखाने लगा है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ छोट-मोट घटनाएं चलती रहती हैं, तीसरा चीन, पड़ोस के जिस प्रकार से देशों की ये स्थिति है, इसको सुधारा कैसे जाए? ये मोदी सरकार की कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक विफलता का परिणाम है। हम लगातार आगाह करते रहे मोदी जी से, मोदी जी पड़ोसी देशों, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान की मंशा में ही गड़बड़ है। परंतु श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ये तो हमारे मित्र देश रहे हैं। इनसे भी आज आपके संबंध खराब हो चुके और चीन ने वहां अपनी घुसपैठ बना ली। पहली बार नेपाल ने हिंदुस्तान के साथ अपनी सीमा पर सैनिक लगा दिए। क्या कभी 73 वर्ष में ऐसा हुआ? पहली बार नेपाल ने भारत की धरती को अपने नेपाल की संसद में वहां संशोधन पारित कर संवैधानिक हमारी जमीन पर अपना अधिकार जमा दिया। क्या 73 साल में ऐसा कभी हुआ? श्रीलंका में जो मेन पोर्ट है जो भारत के साथ लगता है, श्रीलंका ने उसे चीन के हवाले कर दिया। क्या 73 साल में ऐसा हुआ? मालदीव्स जो छोटा सा देश हमारे साथ है नीचे, उन्होंने चीन को द्वीपों का एक समूह अपना मिलिट्री बेड़ा बनाने के लिए दे दिया। क्या 73 साल में ऐसा कभी हुआ? बांग्लादेश जिनसे हमारे मधुर संबंध हैं, वहां भी बड़ी भारी मात्रा के अंदर चीनी निवेश हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ 73 साल तक।
मोदी जी कर क्या रहे हैं? उन्होंने भारत को अपनी कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक विफलता के चलते अलग थलग लाकर खड़ा कर दिया है। पर बीजेपी और जो राष्ट्रीय इनके प्रवक्ता हैं, इनके केंद्रीय गृह मंत्री हैं या पीएम और पीएमओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1962 में जो हुआ उसी वक्त चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था जब कांग्रेस शासित सरकार थी। आज की डेट में 1 इंच जगह भी चीन ने कब्जा नहीं की है। तो क्या जनरल वीपी मलिक, पूर्व आर्मी चीफ, झूठ बोल रहे हैं? क्या जनरल डीएस हुड्डा, जो सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? क्या हमारे 20 सैनिकों की वीरगति हमारी अपनी जमीन के अंदर व्यर्थ चली गई है? क्या कर्नल बी संतोष बाबू का बलिदान नहीं माना जाएगा? क्या गलवान घाटी के अंदर चीन ने कब्जा नहीं कर रखा? क्या पेट्रोल पॉइंट 14 पे उनका कब्जा नहीं है? क्या डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक चीन आकर नहीं बैठा, जो 18 किलोमीटर हमारी सीमा के अंदर है? क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हमारी फौज जा पा रही है? क्योंकि उनके तो बयान है कि वो नहीं जा पा रहे। क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब कहा कि भारी संख्या में चीनी सैनिक इधर आ गए हैं, तो वो झूठ बोल रहे थे? क्या देश के विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने झूठ बोला था जब उन्होंने 16 जून को लिखित विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर बयान लगाकर यह कहा कि चीन ने भारत में घुसपैठ कर ली है? क्या देश के विदेश मंत्रालय ने 20 जून और 24 जून को लिखित बयान जारी कर झूठ बोला कि मई और जून में अनेकों बार चीन ने भारत की सरजमी में घुसपैठ की है? सच ये है कि मोदी जी की बात को उनके खुद के रक्षा मंत्री, उनके खुद के विदेश मंत्री, उनके खुद के विदेश मंत्रालय झूठला चुके। देश के प्रधानमंत्री, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। रणदीप जी, जो पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आम लोग भी चिंतित हैं कि डीजल जो है पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार वसूली कर रही है। याद रखिए, और मैं आज पंजाब केसरी टीवी पर 3 चौंकाने वाले तथ्य बताना चाहूंगा। पहला, 12 बार पिछले 6 साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया आपकी, मेरी, इस देशवासियों की जेब से अतिरिक्त निकाला है। मई 2014 से आज तक मोदी जी ने 820% एक्साइज ड्यूटी डीजल पर अतिरिक्त बढ़ा दी, 820%, और 248% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अतिरिक्त बढ़ा दी। दूसरा, लॉकडाउन के 3 महीने के अंदर 23 दिन में 22 बार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा। डीजल के दाम में 11 रुपया 17 पैसे अतिरिक्त वृद्धि की और पेट्रोल के दाम में 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर की अतिरिक्त वृद्धि की। 1,30,000 करोड़ रुपया देशवासियों की जेब काटकर केवल इसी से कमाए। तीसरा, आज के दिन अगर आप भारत सरकार की तेल कंपनियों का आंकड़ा देखें उनकी वेबसाइट से, तो आज के दिन भारत को कच्चा तेल प्रति बैरल मिलता है 3,147 रुपया प्रति बैरल। एक बैरल में 159 लीटर हैं, तो हमारी लागत पड़ी 19 रुपया 79 पैसे प्रति लीटर, या 19 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर। 19 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर का कच्चा तेल 80 रुपया प्रति लीटर में डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये क्यों? ये सीधे सीधे जनता से के लूट नहीं तो क्या है? रणदीप जी, बहुजन समाज पार्टी की पुरानी हरियाणा की सारी इकाई इनेलो में चली गई। ये एक नई राजनीतिक जो पारी की शुरुआत इनेलो कर रहा है, अशोक तंवर से मुलाकात कर रहा है, इन सब चीजों को राजनीतिक रूप से कैसे देखेंगे? आदरणीय मित्र, इनेलो को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकार दिया, इसलिए कुछ लोग जो कभी पूर्व पदाधिकारी थे वो कहां जाएंगे, ये उनका निर्णय है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पर प्रदेश की जनता पार्टियों की वास्तविकता, उनके जनमत और गरीब के प्रति उनकी विश्वसनीयता को जानती है। रणदीप जी, जो मुद्दा आपने हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर उठाया था, बच्चों को नौकरी देने के मुद्दे पर, उसकी आज क्या स्थिति है? खट्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रखा है। काश खट्टर साहब
नौजवानों की पीड़ा को समझ पाते। काश खट्टर साहब उस पिता या मां की पीड़ा को समझ पाते जिसका बेटा या बेटी 6 साल से परीक्षा के नतीजे यानी नौकरी के नतीजे की इंतजार में ओवर एज हो रहा है। कुछ की शादी हो गई, कुछ को बच्चे हो गए, पेट भूखा है, गुण है, शिक्षा है, पर खट्टर साहब ने पाबंदियां लगा रखी हैं। नौकरियों पर पाबंदी मत लगाइए, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। हरियाणा के युवाओं के खिलाफ मैं केवल हाथ जोड़कर खट्टर साहब से यही कहूंगा। रणदीप जी, एक इशू और निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो बेरोजगार युवक है वो मिलते हैं, अपनी पीड़ा जब बताते हैं, जो रिटायर्ड एसडीओ हैं, एक्सीएन हैं या इस तरह के अधिकारी हैं, उनकी जो भर्ती लगातार हो रही है, उससे क्या युवा वर्ग के रोजगार के साधन बंद नहीं हो रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार की एक नीति है, रिटायर्ड आदमियों को तो दोबारा रोजगार दो और दर दर की ठोकरें खा रहे गुणी और शिक्षित रोजगार नौजवानों को रोजगार मत दो। उल्टा जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां निकाली जा रही हैं। जिस प्रकार का व्यवहार हमारे 1983 पीटीआई अध्यापकों के साथ खट्टर सरकार ने किया, अमानवीय और निर्दयतापूर्ण है। जेबीटी की 10,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं लगा रहे? आप 10,000 के करीब कर्मी हेल्थ डिपार्टमेंट के नौकरी से निकाल रहे हैं। आपने कम से कम भी 20,000 कच्चे कर्मियों की नौकरी निकाल दी। यहां तक कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड हो या टूरिज्म का विभाग हो, मैंने वो पूरी सूची जारी की थी, 2,500 तो कई साल से काम कर रहे कच्चे कर्मी निकाल दिए। क्यों? आप रोजगार दे नहीं रहे, उल्टा सोनीपत, रोहतक, दूसरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के सफाई कर्मचारियों की नौकरी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सफाई कर्मचारियों की नौकरी, टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों की नौकरी, बिजली विभाग के कर्मचारियों की नौकरी, इनके पेट पर लात मार रहे हैं। रोटी दे सकते नहीं, छीन जरूर रहे हैं। यही खट्टर साहब और भाजपा जजप्पा सरकार का तरीका और रास्ता बन गया है। रणदीप जी, कोरोना का दौर चल रहा है और डॉक्टरों की अगर माने, पीजीआई के एचओडी जो हैं और विशेषकर डायरेक्टर, उनसे पिछले दिनों मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि ये पीक का टाइम है। जो व्यवस्था हरियाणा के अंदर है, क्योंकि हरियाणा की इसलिए आपसे पर्टिकुलर पूछूंगा कि आप हरियाणा से संबंधित हैं, यहाँ से राजनीति करते हैं, तो हरियाणा में जो कोरोना को लेकर सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनसे आप क्या सहमत हैं? क्या कोई व्यवस्था है? खट्टर सरकार ने अपने निकम्मेपन से पहले दिन ही कोरोना से लड़ने के लिए हाथ खड़े कर दिए थे और लोगों को कहा आत्मनिर्भर बनो, यानी हम तुम्हें अपने हाल पर छोड़ते हैं, सरकार के कुछ करने वाली नहीं। याद करिए कितने दिन तक तो केवल 2 ही लेबोरेटरी, खानपुर और रोहतक, वही टेस्ट के लिए निर्धारित रही। पूरे हरियाणा के लोग लॉकडाउन में टेस्ट के लिए कहां जाते? और आए दिन 300 से 400 से 500 केस नए कोरोना के आ रहे हैं। खट्टर सरकार क्या कर रही है? खट्टर सरकार तो एक कदम नहीं उठा रही। ना कोई दवाई का इंतजाम, ना बेड्स का इंतजाम, ना वेंटिलेटर्स का इंतजाम, ना टेस्ट का इंतजाम, ना कोरोना वॉरियर्स को कोई राहत का इंतजाम। सरकार औंधे मुंह गिरी है, पूरी तरह से कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक संकट में फेल साबित हुई है। रणदीप जी, जिस प्रकार से एनसीआर एरिया की बात करें, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, झज्जर हो, सोनीपत हो, जितना सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और डेथ्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको देखते हुए आप क्या सलाह देंगे सरकार को कि क्या जो सीमाएं दोबारा सील करनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? देखिए, एनसीआर एक ही लगभग क्षेत्र है। परिवार का एक सदस्य यहां रहता है, दूसरी जगह काम करता है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांवा, मानेसर, ये सब लगभग एक इलाके और एक दूसरे के ऊपर रोजी रोटी पेशे के लिए निर्भर है। सरकार प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं कर रही? ना तो हरियाणा में टेस्टिंग का इंतजाम है, ना सरकारी बेड्स में दवाइयों का इंतजाम है, ना जो अप्रूव होकर दवाइयां आई हैं निर्धारित रेट पर उनके मिलने का कोई इंतजाम है। यहां तक कि अगर डेड बॉडी हो तो उसका पोस्टमार्टम होने में भी 2-2 दिन लग रहे हैं। ना शव का सही तरीके से संस्कार हो जाए, इसका कोई प्रोटोकॉल या इंतजाम है। ना प्राइवेट सेक्टर को सरकारी सेक्टर से मिलाकर कोरोना महामारी या दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए कोई इंतजाम है। सरकार ने अफसरशाही को पूरी खुली छूट दे रखी है और अफसरशाही की मर्जी है कि वो किसी की मदद करें या ना करें, और लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री तो 83 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकले।
तो वो हरियाणा की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। कोरोना को लेकर जहां उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो बातचीत करनी है वो की, और इसके अलावा भारत चीन के जो इस वक्त विवाद चल रहा है उस मामले में जो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में नेग्लिजेंसी पूरी तरह से कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।